लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, आज उन सभी को डिस्कस करना है। और हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर भी अपने लेक्चर नंबर 7 में कवर कर लिया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हुए थे। और आज फिर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीवीकेम। आई होप आप सभी ने लेक्चर नंबर 7 जरूर देख लिया होगा। तो आज स्टार्ट करने हैं हमारा लेक्चर नंबर 8। क्या क्या डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटी सा हमारा टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो होमवर्क के थे 7-8 क्वेश्चन। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वैसे ही जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करा था, वैसे ग्राफ एंड ऑल सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। देन फिर अगेन इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारे पास फ्लो रहेगा अगेन जैसा होता है। तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा पूरा। और जो क्वेश्चन है अगर आपने सॉल्व नहीं करे तो पॉज करके जरूर करिएगा होमवर्क वाले को, और नए क्वेश्चन को भी सॉल्व जब आप करें तो आप उस वीडियो को पॉज कर लें, ताकि आपको पता लगे आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। वेरायटी आपको अच्छी खासी लाने की मेरी पूरी कोशिश रही थी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ नोट्स मिलते रहेंगे, और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने होमवर्क के क्वेश्चन से, जो हमारे पास डेल्टा टीवी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन मिक्सिंग 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अच्छा इन 200 ml वाटर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स, अच्छा हमें जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है 100.5। सर सॉल्यूशन का ये कैसे दे रखा है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 ग्राम हमने जब वाटर में मिलाया तो क्या बन गया बॉइलिंग पॉइंट, ये बन गया है। के भी हमें दे रखा है वाटर के लिए, दैट इज 0.6। हमें बताना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट, सॉल्यूट का। और क्या गिवन है सर, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है। अब यहाँ पे हमें डेल्टा टीबी की तो वैल्यू ही नहीं गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ टीएस की वैल्यू गिवन है। तो हमें पहले टी नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, यस बिल्कुल पता होनी चाहिए। बिकॉज व्हाट, डेल्टा टीबी क्या होता है सर, डेल्टा टीबी हमारे पास होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस ऑफ प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यही होता है। बट यहाँ पे टी नॉट तो गिवन ही नहीं है। क्या यहाँ पे आप सभी को एक जो सोल्यूट है वो वाटर दिख रहा है, यस सर वाटर दिख रहा है। क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट पता है, यस सर पता है, बिल्कुल पता है। तो वो हो जाएगा 100.52 माइनस 100। सो आ गया मेरे पास डेल्टा टीवी की वैल्यू 0.5। ठीक है सर। अब क्या करना है, अब सर फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। सर मोलैलिटी का क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ रखेंगे अपनी इसके। अच्छा एक चीज यहाँ पे की ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या फिर वीए लिख देते हैं। सर वॉल्यूम दे रखी है, पर मोलैलिटी में तो हमारा होता है वेट। अब क्या करेंगे, वी ऑल नो वाटर की डेंसिटी क्या होती है सर, 1 होती है। अगर 1 क्या 1 ग्राम पर ml होती है, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया है 200 ग्राम। ठीक है, अब करते हैं वैल्यूज पुट। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब के बी डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या है 0.52 इज इक्वल टू केबी की वैल्यू आ गई 0.6, मोलैलिटी इज गिवन वेट, गिवन वेट क्या है सर, गिवन वेट है आपका 3, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, उसको लिखते हैं इनटू। यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 200, ऊपर आ जाएगा 1000। ठीक है, अब करते हैं इसको कैंसिल, तो 1 जा 5 था। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं सर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो 0.9। सो आ रही है 9/0.52। सो इसका अप्रोक्सीमेटली डबल करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी 18 के आसपास आ जानी चाहिए। सो 18 के क्लोजेस्ट एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एम्स 2000 में ये आया हुआ था, जब आई थिंक आप में से कोई भी नहीं होगा इस टाइम पर। तो ये तब का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ऑन डिसॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर इन 40 ग्राम में, बॉइलिंग पॉइंट वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन। अच्छा, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या हुआ है, वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन बाय दिस। अच्छा यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है वो ये है, क्या लिखा है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो भी बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो क्या हो गया, हायर हो गया, किससे, बेंजीन से। कितना, 0.1 के लिए। सर बेंजीन ही क्यों बात करी, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन ही हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है सर, बाय दिस। के भी वैल्यू हमें दे रखी है बेंजीन की, यस हमें बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर ये कैसे बताएंगे, आइए पहले समझते हैं क्या क्या गिवन है। सर मुझे गिवन है वेट ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल गिवन है 3.24। क्या गिवन है सर, मुझे वेट ऑफ वो भी गिवन है, दैट इज सॉल्वेंट का भी गिवन है, सोल्यूट, सॉरी पहले सोल्यूट था, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, ये भी गिवन है। क्या बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, यस सर डेल्टा टीवी की वैल्यू ही गिवन है, दैट इज 0.81। ठीक है सर, केबी की वैल्यू भी गिवन है, यस सर केबी की वैल्यू भी गिवन है मुझे 2.5। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी। सर मुझे सल्फर की वैल्यू तो पता है, जो सल्फर है उसका जो वो होता है दैट इज कुछ नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो सल्फर का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर, वो होता है एक ऐसे एटम का होता है 32। क्या यहाँ पे बता रखा है कितने ऐसे एटम है, नो सर यहाँ तो बस इन्होंने सल्फर लिखा है, हो सकता है वो H2O हो सकता है एसिड हो, अलग अलग तरीके से सल्फर करता है एग्जिस्ट। सो हमें वही बताना है कि एस के साथ क्या नंबर है, तो मैं लिख रहा हूँ SX। ठीक है सर लिख दीजिए,
क्या यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स है सर? यहाँ पे x नंबर ऑफ एटम्स है। एक सल्फर का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास सर? वो होता है 32। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया आएगा 32x एंड वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। तो करते हैं अपना क्वेश्चन चालू। तो डेल्टा टीबी इज व्हाट? डेल्टा टीबी इतना इज इक्वल टू केबी दैट इज 2.53 इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 32x इनटू यहाँ पे आ जाएगा 40, ऊपर आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है तो करते हैं कोशिश। यहाँ पे 0.81 ही है ना, और ये 3.24। यस सर, यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे हाँ ये जा रहा है डायरेक्ट फोर से, तो वन जा, यहाँ पे इसको कैंसिल करूंगा हो जाएगा। अब इसको कर देते हैं कैंसिल, वन जा, और ये आ जाएगा आपका 10 पे। देन एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच रही है एक्स की वैल्यू, वो बच रही है, एक्स को मैं अब इधर भेज रहा हूँ, 2.53 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 32। आई थिंक सो यही मेरे पास बच रहा है अभी। यस बिल्कुल अभी तक। तो ये आ जाएगा 253/32। ठीक है। अब 32 के टेबल में क्या 253 आता है? नो सर, 32 के टेबल में करते हैं सर इसको ट्राई। इसको अभी के लिए ऐसा करते हैं 252 मान लेते हैं, ताकि हमारा 2 से ये कैंसिल हो जाए, है ना। तो ये 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2, और ये आ जाएगा 6। ठीक है। 126 96, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 7.89 के आसपास। ये आएगा 7.8। सो जो एक्स की वैल्यू है उसको मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूँ 8 होगी। सो क्योंकि 7.6 तो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता नहीं। सो द वैल्यू ऑफ x इज 8। सो मेरा जो फाइनली फॉर्मूला आएगा वो आएगा S8। सो द फाइनल आंसर इज S8 मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नीट 2016 का ये क्वेश्चन था। एट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमें, अच्छा ये क्या दे रखा है सर? ये दे रखा है वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन का दे रखा है। ठीक है। अच्छा वेपर प्रेशर सर, ये मतलब वेपर प्रेशर कहाँ से आएगी? आइए इसको समझते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास वेपर प्रेशर, हमारे पास सॉल्यूशन का दे रखा है 732 mm। ठीक है। और क्या है सर? हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है इस सॉल्यूशन का, हमें केबी की वैल्यू दे रखी है। सर ये कैसे करेंगे, क्या कोई आइडिया है? तो मैं हिसाब से, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा तो गिवन चीज आप लिख लेंगे। सबसे पहले पीएस की वैल्यू दे रखी है सर 732 mm वेपर प्रेशर सोल्यूशन में। आपको दे रखा है गिवन वेट 6.5। क्या मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है? नो सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा। तो नेक्स्ट चीज क्या गिवन है सर? मुझे गिवन है वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है सर? 100 ग्राम। अच्छी बात है। और क्या चीज है सर? यहाँ पे हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो पीएस की वैल्यू गिवन है। क्या मुझे पी नॉट की वैल्यू पता है? यस सर, पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 746 mmHg। 746 760, सॉरी, ये 760 mmHg हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है सर? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हमें बता रखा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और इस पर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो मुझे पीएस पता है, मुझे पी नॉट पता है। क्या मैं इसकी मदद से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये निकाल लूंगा? यस सर, आप निकाल लेंगे। लेकिन इससे निकालने से होगा क्या? जैसे ही मैं ये निकाल लूंगा तो मेरा अगला जो पढ़ा होगा वो ये होगा कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी कर दूंगा। मोलैलिटी इज व्हाट? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ से आप निकाल लेंगे, इंटू 100 और इंटू 1000 करके यहाँ पे आप आंसर कर देंगे। तो ये जो है आपकी है एक्स की वैल्यू। इसको जरूर ट्राई करिएगा। और अब मतलब मैंने कंसेप्ट तो समझा ही दिया। आप एक्स कहाँ से निकालेंगे सर? एक्स आप ऐसे निकालेंगे कि आप कर लीजिए पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस कर लीजिए चाहे तो, वही आपको परफेक्ट आंसर दे देगा। सो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। पी नॉट क्या है सर? पी नॉट तो निकालना है, ये सॉरी पी नॉट पता है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इज इक्वल्स टू दोनों के मोल्स का रेशियो, दैट इज गिवन वेट क्या है सर? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो निकालना है, इनटू यहाँ पे वाटर का दे रखा है, सॉरी 18। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू, और फिर उस एक्स की वैल्यू को आप पुट कर देंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नीट 2016 में अच्छा क्वेश्चन आया था। और नीट 2016 एक ऐसा ईयर है जहाँ पे ऑर्गेनिक भी अच्छे लेवल की थी, केमिस्ट्री की, और यहाँ पे ये भी एक आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है 1 ग्राम ऑफ ईच ऑफ ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। सर ये नॉन वॉलेटाइल तो पता है क्या होता है, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अभी अभी जस्ट हम अपने एंड तक जाएंगे तब हम बात करने जा रहे हैं क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है और क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अभी के लिए आप समझ लीजिए जो चीज डिसोशिएट नहीं होती, जैसे कि सर, जैसे कि ग्लूकोज को पानी में डालेंगे, क्या ग्लूकोज किसी में टूटेगा? नो सर। सर टूटता तो कोई भी नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं NaCl को डालूं वाटर में, क्या वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा? यस सर, टूट जाएगा। तो क्या ये डिसोशिएट हो गया? यस सर। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है सिंपली, और वो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे लोग। ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। ठीक है सर।
और यहाँ पे सेम सॉल्वेंट भी लिया है। अच्छा, इसका मतलब सर अगर सेम सॉल्वेंट है तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे मुझे तो ये पता लग रहा है कि इनका के भी सेम होगा। आपको क्या पता लग रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता लग गया कि के भी सेम है। ठीक है सर, हमें बताना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशो। अच्छा, तो कैसे बताएंगे? डेल्टा टीबी ऑफ ए और डेल्टा टीबी ऑफ बी बताना है। ठीक है जी, ए का बताना है, बी का बताना है। क्या होगा सर? के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ ए, के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ ए बी। क्या ए ये यहाँ पे ये सेम है? यस सर, ये सॉल्वेंट के लिए होता है तो ये सेम। ठीक है, अब डालते हैं वैल्यूज। कैसे डालेंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है ए का सर? दोनों का 1-1 ग्राम है, तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास आ जाएगा ए का, तो दिस दैट इज 60। अब सॉल्वेंट सेम है तो मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट और इंटू 1000 करूंगा तो दोनों बातें सेम होंगी। सिर्फ डायरेक्ट यही कर रहा हूँ, तो बाकी आपको लिख के ही दिखा देता हूँ। चलिए, इंटू 1000 करेंगे, डिवाइड बाय 100 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे आ जाएगा 1/180 इंटू 1000/100। ठीक है जी, अब इसको कर देंगे कैंसिल। इससे ये गया, ये ऊपर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3। सो डेल्टा टीवी और इसका रेशियो क्या आ रहा है सर? 3 आ रहा है। क्या ये ग्रेटर देन होना चाहिए? सर ग्रेटर देन होता तो आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन आया था जेई मेन 2019 में। अब ये इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे एक शायद मिस्टेक जेई मेन्स वालों से या किससे हुई होगी। उन्होंने एक तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स कह दिया, मतलब वो तो चलो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है सर? ये हमारा के बी होता है, तो के बी का रेशियो तो उन्होंने दे दिया, बट यहाँ पे उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ उसकी बात नहीं करी। किसकी सर? उसकी, दैट इज व्हाट डू वी कॉल इट। यहाँ पे उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात नहीं करी, तो क्या होगा? क्या हुआ है क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 ग्राम ईच किसका? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ है? पहले सॉल्वेंट है ए, इसमें हमने क्या करा? 1 ग्राम डिजोल्व करा। फिर सॉल्वेंट है बी, इसमें हमने कुछ डिजोल्व करा, यस सर कर दिया। क्या करा सर? 1 ही ग्राम करा, किसका? सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा? यस सर होगा। क्या उसको मैं एक्स ले सकता हूँ? यस सर ले लीजिए, आप दोनों तरफ एक्स ले लीजिए, क्योंकि हमें कोई भी जिक्र नहीं। तो डेल्टा टीबी ऑफ ए डेल्टा टीबी ऑफ बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आ जाएगा के बी। यहाँ पे के बी क्या होता है सर? के बी ए का, के बी बी का। तो इसका रेशो हमें क्या दे रखा है सर? इसका रेशो दे रखा है 1:5। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। मोलैलिटी निकाल सकते हैं? यस सर, मोलैलिटी निकाल लीजिए। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू जो भी हमारे पास सिंपल सेम दे रखा है यहाँ पे सबका। तो यहाँ भी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो यहाँ पर भी ये चीज हो जाएगी कैंसिल। तो ये हम पूरा का पूरा यूनिट कर देंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1:5। ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं एक और जेई मेंस के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है व्हेन 3 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, होगा कुछ भी, उसका वेट हमें दे रखा है इतना, ठीक है, इस डिजोल्व। अच्छा, मतलब ये सोल्यूट दे रखा है, इन्होंने कहा ये जो सोल्यूट है उसका वेट आपको बता रहे हैं 3 ग्राम। अच्छी बात है। इस डिजोल्विंग सी सोल्यूट, अच्छा कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कर दिया है उसको डिजोल्व, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बता दिया हमें। ठीक है सर। इट रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.6। अच्छा, तो डेल्टा टीबी भी हमें बता दिया है। क्या बताना है सर? अब हमें सिंपली बताना है मोलर मास। क्या के भी पता है? यस सर पता है। क्या सॉल्व हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। क्या करें तेजी से? यस सर करते हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है इन 2000, बिकॉज नीचे आएगा हमारा 100, और के बी को मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। सो यहाँ तक ये हो जाएगा, तो 5 यहाँ से जल्दी से करते हैं इसको कैंसिल। सो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 30 इंटू यहाँ पे। अच्छा, तो ऐसे करते हैं 5 3 से 15, तो 50, और ये हो जाएगा 150। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1500/6। तो 1500/6 को हम कर देंगे कैंसिल, तो 6 1 ये आ जाएगा 6 20 25। सो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 250। एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। तो ये मेरे हिसाब से 250 ग्राम पर मोल आ रहा है। जेई मेंस 2021 में ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये पहली बात तो जेई मेंस 2023 में, मतलब ताजा ताजा क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं, और ऐसा जनरली शायद आया नहीं है अभी तक, शायद ये फर्स्ट सेकंड टाइम ही आएगा। एक बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 2 सॉल्वेंट्स। अच्छा, हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखे दो सॉल्वेंट के, एक उसका मैं लिख देता हूँ टीएक्स अपॉन टी वाई, मुझे दे रखा है 2:1। ठीक है जी। एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ओके, सो हमें डेल्टा एच दे रखी है एक्स की, और डेल्टा एच वाई, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1/2। ठीक है जी। और हमें दे रखा है जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। अच्छा, देन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ एक्स। अच्छा, जो के एफ जो है किसका सर? एक्स का, वो क्या है? वो एम टाइम ज्यादा है किससे? वाई से। ओके, तो हमें यहाँ पे के एक्स की वैल्यू दे रखी है एम टाइम्स ऑफ के वाई। अब हमें बतानी है एम की वैल्यू। ओके जी, तो ये कैसे बताएंगे? अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट हमें सेम दे रखा है, ठीक है। तो के एफ का क्या? के एफ के बी की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो क्या मुझे के बी का फॉर्मूला बताइए सर? के बी का फॉर्मूला होता है आर टी नॉट स्क्वायर
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब बात करते हैं एक्स की, तो मैं एक्स की जगह यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, डेल्टा एच एक्स यहाँ पे डेल्टा एच एक्स लिख दूंगा। मॉलिक्यूलर वेट खाली एम है तो एम ही लिखूंगा क्योंकि दोनों का सेम है, इज इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे इक्वेशन में बस वैल्यूज डाल रहे हैं एम। अब क्या लिखेंगे, आर को विल रिमेन एज इट इज। अब यहाँ पे टी नॉट वाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय अगेन 1000 लिखेंगे, तो डेल्टा एच वाई आ जाएगा। अब इसको कर देते हैं कैंसिल, किसको, आर से आर जाएगा, एम से एम जाएगा, इससे ये जाएगा। तो निकालना क्या है सर, हमें निकालनी है एम की वैल्यू, तो एम को एक तरफ ले देते हैं, एम इज इक्वल टू टी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन टी नॉट वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा तो डेल्टा एच वाई अपॉन डेल्टा एच एक्स आ गया। एम की वैल्यू निकालेंगे, टी एक्स अपॉन टी वाई क्या दे रखा है सर, 2:1, तो ये आ जाएगा 4 इंटू वाई अपॉन एक्स क्या दे रखा है सर, वाई अपॉन एक्स दे रखा है आपको 2, क्योंकि ये ऊपर आएगा ना, वाई अपॉन एक्स अगर निकालना है डेल्टा एच तो ये आ जाएगा 2। तो फाइनली एम की वैल्यू मेरी तो 8 आ रही है, आप भी प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आंसर 8 ही है या नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है किसका, 2% एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, एक सोल्यूट ए है, एक भी है, तो यहाँ पे एक दे रखा है, ए जो है उसको दे रखा है 2% एक्वस सोल्यूशन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यस सर, आप लिख सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट आ गया। यस सर, जो वेट ऑफ सोल्यूट सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है, यहाँ से जो सॉल्वेंट का वेट है वो सीधा सा आ जाएगा 92 ग्राम। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है हमें, बॉइलिंग, अभी क्या नेक्स्ट चीज है, इज इक्वल टू, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। अच्छा यहाँ पे अब दे रखा है एक बी है जिसका दे रखा है 8%, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, सॉरी 8 ग्राम ऑफ बी इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका वेट क्या आ जाएगा सर, उसका वेट आ जाएगा 98, सॉरी 90, यहाँ पे आएगा 98, गलती हो, और ये आ जाएगा 92। हमें बताना है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल। हमें दे रखा है डेल्टा टी भी दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो डेल्टा टी भी इक्वल अगर है, डेल्टा टी भी ए और बी का इक्वल दे रखा है, क्या हमारे पास सॉल्वेंट सेम है सर, सॉल्वेंट की तो कोई बात ही नहीं है। क्या यहाँ पे एक्वस ही काफी नहीं है सर, एक्वस तो काफी है, एक्वस बता देता है कि पानी, क्या दोनों में एक्वस है, तो दोनों में सॉल्वेंट है। के बी से के बी कैंसिल, बात रही मोलैलिटी पे, आते हैं मोलैलिटी पे। सबसे पहले गिवन वेट, यहाँ पे सॉरी ए आ जाएगा, यहाँ पे गिवन वेट सर एक का हमने निकाला है 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे एम ए लिख देते हैं इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट सर यहाँ पे दे रखा है 98 इंटू कर देते हैं हम 1000 इज इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आ जाएगा ये इंटू 92 इंटू आ जाएगा आपका 1000, ठीक है सर। यहाँ पे अब इससे ये हो जाएगा कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा। सो क्या निकालना है सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए या बी में से जिसका रिलेशन निकल जाए उसका निकालेंगे। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 4 टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, बट आई हैव टू मल्टीप्लाई 98 अपॉन 92। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा सर, ये आपका अप्रोक्सीमेटली, इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो 92 वन जा, ये भी 92 वन जा 1 पॉइंट, अब यहाँ 6 तो 1 0 तो 1.0 एंड 1.0 के बाद 600 जब होगा तो ये हो जाएगा आपका 6। सो 1.06 या 05 के आसपास कुछ आंसर आएगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा कि हमारे पास 4 ही मैक्सिमम आएगा, कि यहाँ पे ये 5 तो होगा नहीं। अगर मैं 1.25 से करूंगा तब ये मेरे पास 4 इंटू 1.25 तब जाके 5 होगा, लेकिन 4 को मैं इससे करूंगा तो 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा, दैट इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो एम बी इज इक्वल टू एम ए ही हम मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत जेई मेंस ने भी ऐसी क्लैरिटी नहीं दी थी क्वेश्चन में भी, तो हमें भी थोड़ा सा अपना उससे ही चलना पड़ेगा भाई। अब आंसर तो मार्क करना है, इनसे भी हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। एक तो इन्होंने ये गलती कर दी कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2% लिख दिया, ना ही ये बताया कि वेट बाय वेट है, ना ही ये बताया कि वेट बाय वॉल्यूम है। सो ये भी इनसे एक मिस्टेक होगी। फिलहाल के लिए हमारा आंसर जो हो रहा है वो आ रहा है 4 MB इज इक्वल टू 4 MA के इक्वल। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, जेई मीन्स 2000। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ बिना एक आध बिना प्रीवियस ईयर का, एम्स के कर लिए, जेई मेंस के कर लिए, अब कहेंगे भाई जे एडवांस के भी करने चाहिए। सो बेटर रहेगा वो चैप्टर के जब एंड में करेंगे, क्योंकि एंड में हम और मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जब वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ लेंगे, तो उससे काफी ज्यादा रिलेट होंगे क्वेश्चन, तो वहां पर जरूर हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, जेई एडवांस की भी कोशिश करेंगे ले आए क्वेश्चन। सो ये आपका पूरा हो गया डेल्टा टीवी वाला कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे चलने का वक्त आ गया है, जिसका नाम है क्या, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, अभी बात करते हैं उसकी। तो पहले हमें पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। सो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है जो कह रही है टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सर, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जब कोई भी लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाए,
अगर मुझे इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखी है तो मैं ये कह सकता हूँ, टेम्परेचर एट विच, इक्विलिब्रियम का मतलब बता देते हैं जहाँ पे रेट, किसका सर, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा है, वो किसी रेट से हो रहा होगा, हो सकता है 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल हो रहा है, हो सकता है 1 सेकंड में 15 मॉलिक्यूल मेल्ट हो रहा हो, वो इक्वल हो जाए किसके, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। अच्छा सर, मतलब हमारे पास कोई अमाउंट ऑफ हमारे पास लिक्विड है, उसको हमने कूल करने रख दिया है, अब वो कूल होता रहेगा, वो सॉलिड और लिक्विड आपस में बनते रहेंगे, कभी सॉलिड से लिक्विड, कभी लिक्विड से सॉलिड, ये होता रहेगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि 10 मॉलिक्यूल अगर सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर 10 मॉलिक्यूल सॉलिड के लिक्विड हो रहे हैं तो 10 ही मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉलिड जा रहे होंगे, और उसी टेम्परेचर को हम कह देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड का या फिर उस कंपोनेंट का हमें पता लग जाएगा क्या है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। अब बात करते हैं जो हमारे काम की है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सर डिप्रेशन अभी अभी हमने क्या पढ़ा है सर, अभी अभी इससे पहले हमने पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब होता है घटना। आइए समझते हैं, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। यस सर, ये शुरू से पढ़ते हुआ है ना, अब तो एकदम रट गई है हमें कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। सर कैसे, ये बताइए। आइए इसको समझते हैं। ये मेरे पास एक नॉर्मल सॉल्वेंट है, यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल होंगे। यस सर, मैं दो तीन मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसी में ऐड कर दिया है थोड़ा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है सर, कर दीजिए। उसको मैं ऐसा करता हूँ, रेड से बनाता हूँ, यहाँ पे 2 पार्टिकल दिखाते हैं। अब क्या हुआ सर, यहाँ पे हमने इसको ठंडा करने रख दिया है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हम डाउन कर रहे हैं, यहाँ का भी कर रहे हैं डाउन। क्या होगा सर, फ्रीज होगा। सर फ्रीज होने में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, किसकी, मॉलिक्यूल्स की, और वो पास पास आते हैं। तो ये बिल्कुल पास पास आने लगेंगे, ये पास पास आने लगेंगे, थोड़ी देर बाद ये ऐसा होगा, ये एकदम बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। और जैसे ये तीनों क्लोज आ गए तो हम कह देंगे ये हो गया फ्रीज, ठीक है। मान लेते हैं ये काम हो गया आपका 0 केल्विन पे, सॉरी 0 तो काफी हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में हो गया, ये वाटर है आइस में हो गया, ठीक है सर। अब यहीं पर इस पे आते हैं। अब यहीं पर जैसे ही हमने टेम्परेचर गिराना शुरू करा, तो ये पास पास आ तो रहे थे, बट इनके बीच में कुछ यहाँ पे ये लोग जो पड़े थे, कौन लोग सर, यहाँ पे ये जो रेड रेड सा दिख रहा है, ये आपने डाला था नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, इसने थोड़ी बहुत हिंड्रेंस करी, जिसकी वजह से ये एकदम क्लोज नहीं आ पाया। तो हमें क्या करना पड़ा, फिर हमने और ज्यादा टेम्परेचर को गिराया, तो हमने देखा कि ये तो हो गया फ्रीज, बट कब हुआ, 0 डिग्री से कम। सर कितना कम होगा, कितना भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना कम होगा, मैं अभी के लिए मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, -1 डिग्री सेल्सियस पे हो गया होगा। एक और ले लेते हैं, चलिए एक और व्हीकल ले लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल डाले हैं सर, आपने अभी यहाँ पे 2 डाले थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 से ज्यादा डाल देते हैं, चलिए 4 डाल देते हैं। अब मैंने ये डाला, तो अब क्या मैं देखूंगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये पहले पास पास आ गए, फिर यहाँ पे रेड रेड यहाँ पे ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा है, यस सर ज्यादा है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होगी सर, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हमने टेम्परेचर कम करा, मॉलिक्यूल पास है, ठीक है, पर हमने देखा कि 0 डिग्री पे नहीं हुआ, ठीक है, हमने कहा चलो और कम करते हैं। अब हमने और टेम्परेचर कम करा, हम -1 पे गए, अब हमने देखा तब भी जो ये फ्रीज नहीं हुआ। क्यों फ्रीज नहीं हुआ, क्योंकि इस बार जो क्वांटिटी है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वो है ज्यादा। अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो यहाँ पर ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स के बीच में आएगा, उतनी ही परेशानी ये क्रिएट करेगा। और यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मैंने अगर यहाँ पे -1 डिग्री ये लेट करा था कि -1 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये उससे भी कम होगा शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि और ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ये पास है। तो अगेन ये लेट कर लेता हूँ, -1 डिग्री से ये कम होगा, हो सकता है -2, हो सकता है -1.5 हो सकता है -8 डिग्री हो सकता है -10 हो, कुछ भी हो सकता है, बट इतनी गारंटी है यहाँ पे ये -1 से कम होगा। तो यहाँ पे ये भी टेम्परेचर लेट कर लेते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस हो। तो क्या यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ रहा है, जैसे जैसे वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम डाले जा रहे हैं, किसमें, नॉन सॉरी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आए जा रही है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, देर में फ्रीज हो रहा है, कम टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक सीधा सा रिलेशन दिखता हुआ नजर आ रहा होगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो इसी वजह से ये हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सेकंड वाली। आइए अब थोड़ी सी मैथमेटिकल बात करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है टी नॉट। सर ये तो हमने बिल्कुल पढ़ा है, ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इस बार फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो टी नॉट एफ लिखना चाहें आप टी नॉट एफ लिख सकते हैं। टी नॉट बी आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब दूसरा चीज आता है टी एस, या फिर टी एफ एस लिख सकते हैं आपके हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है।
मुझे बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सर यहाँ पे जो है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, डिप्रेशन का मतलब कम हो रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है। अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, यहाँ पे लिख देते हैं ये कम है, तो अब मैं क्या करूं सर, आपको अगर बताना होगा कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो जनरली आप पॉजिटिव लेंगे, तो आप कहिएगा कि टी नॉट माइनस टी एस कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना डिप्रेशन, कितनी गिरावट आई है फ्रीजिंग पॉइंट में। पीछे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने ये लिया था नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 0। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल्टा टी एफ निकालूं, तो कैसे निकालूंगा सर, डेल्टा टी एफ निकालेंगे आपका जो भी आपका था हमारे पास पहले प्योर सॉल्वेंट का, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, किससे करेंगे सर, इससे, दैट इज -1 से, तो हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू उसमें आ रही है -1 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूं डेल्टा टी एफ की वैल्यू, तो डेल्टा टी एफ अगेन प्योर सॉल्वेंट का सर 0 माइनस माइनस ऑफ कितना आएगा, -2 आ जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी एफ हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज जो हम क्वांटिटी वाली बात कर रहे थे वो ये थी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। सर हमारे पास ज्यादा दिख रहा था, जितने ज्यादा हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, तो डेल्टा टी एफ अगेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी आ जाएगा, जितनी ज्यादा मोलैलिटी उतना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। अब डेल्टा टी एफ के लिए हम इक्वल टू का साइन जब लगाना है, प्रोपोर्शनैलिटी हटी, इक्वल टू का साइन लगा, एक कांस्टेंट आया जिसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम हो जाएगा हमारा सीधा सा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ हमारे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट। के एफ क्या है सर, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, आप लिख दीजिए प्लीज, हिंदी बेटा बिल्कुल लिख देते हैं, ये आ रहा है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। या फिर इसका दूसरा नाम, जैसे उसका क्या था सर, उसका था एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई है। एक बार और यहाँ पे एक जनरलाइज लिख देते हैं थोड़ा सा। डेल्टा टीएफ क्या होता है सर, डेल्टा टीएफ हमारे पास होता है सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का, बिकॉज सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा होता है। ये किसके इक्वल होता है सर, ये होता है केएफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को अगेन हम लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। तो ये हमारे पास आ गई है हमारे पास डेल्टा टीएफ की वगैरह वैल्यू। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ, जहां पे वही हमने डिफाइन करना है डेल्टा टीएफ क्या होता है। सर वही हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीएफ सॉरी के एफ क्या होता है, इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अगर मेरे पास मोलैलिटी 1 है, अगर मेरे पास मोलैलिटी 1 है तो क्या होगा सर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर जैसे ही मेरे पास मोलैलिटी की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ और के एफ की वैल्यू हो जाएगी इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ अगेन टू डिफाइन इट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, अगर मेरे पास मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है क्या 1 मोल, तो मेरा जो के एफ है वो वो किसके इक्वल हो जाएगा सर, वो इक्वल हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या इसकी यूनिट भी सेम होगी जैसे कि हमारे पास डेल्टा टी बी सॉरी के बी की थी, यस सर बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि सर वही बात है, यहाँ पे मोलैलिटी भी और हमारे पास टेम्परेचर जो है भले ही फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन यूनिट तो केल्विन ही होगी ना, या फिर डिग्री सेल्सियस जो आप कहना चाहें, तो यस वही होगी। तो सिंपल सा मैं यूनिट लिख रहा हूँ, जैसे हमने पहले निकाली थी यूनिट इन डायमेंशन, आप वैसे ही निकाल सकते हैं, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब ये केएफ डिपेंड किस पे करता होगा सर, ये जैसा कि हम सभी को पता है ये केएफ डिपेंड करेगा एज यूजुअल हमारे पास सॉल्वेंट। क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये सर अभी आगे बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं ग्राफ। अच्छा ग्राफ में क्या समझना है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये सॉल्वेंट का पॉइंट, अभी क्या है, अभी सॉल्वेंट है, क्या हो रहा है सर, ये फ्रीज हो रहा है। तो अच्छा पहले सर बता दो ये क्या क्या है। अच्छा बेटा ये वेपर प्रेशर है, यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेचर। ठीक है सर, अब ये सॉल्वेंट है मेरे पास, कुछ टेम्परेचर है इसका, कुछ वेपर प्रेशर है। अब क्या कर रहे हैं सर, हमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात नहीं है, तो टेम्परेचर हमारा कम होगा, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वेपर प्रेशर सर कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो है वॉलेटिलिटी या फिर मूवमेंट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पीछे आएगा, ये पीछे आएगा, ये पीछे आएगा, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट का जा रहा है। बट क्या एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये जो सॉल्वेंट है ये सॉलिड बन जाएगा, यस सर बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है जहां पर हमारे पास ये जो सॉल्वेंट है ये बन गया है सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉल्वेंट बन गया, यस सर बन गया। अगर सॉरी यहाँ पे ये है सॉल्वेंट, सॉरी एक सेकंड प्लीज, यहाँ पे लिख देते हैं ये है हमारे पास सॉल्वेंट। अब ये पॉइंट आया जहां पर ये बन गया है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्वेंट जो है यहाँ पे था लिक्विड, अब यहाँ पे आते ही ये हो गया सॉलिड। जैसे ये सॉलिड होगा, क्या वेपर प्रेशर का ट्रेंड सेम रहेगा, क्या जिस तरीके से लिक्विड का वेपर प्रेशर यहाँ से यहाँ जाने में इंक्रीज हो रहा है, वैसे ये लाइन क्या कंटिन्यू होगी या कुछ और होगा
सर यहाँ पे जो है जो सॉलिड है हमारे पास उसका वेपर प्रेशर का ट्रेंड ऐसा नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा कम स्लोप वाला हो, वो इस तरीके से होगा हमारे पास। उसका स्लोप थोड़ा सा एज कम्पेयर टू दिस इतना ज्यादा स्टीपली इंक्रीज नहीं करेगा, वो जिस तरीके से ये ड्रास्टिकली जो इंक्रीज कर रहा है ये कम इंक्रीज करेगा हमारे पास। तो यहाँ पे अब ये लाइन शुरू हो गई सॉलिड की, तो ये सॉलिड हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या आप चीज देख पा रहे हैं, इस पॉइंट को फोकस करिए। इस पॉइंट पर क्या है सर, इस पॉइंट पर कुछ वेपर प्रेशर है। क्या वो वेपर प्रेशर मैं कह सकता हूं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के? यस सर बिल्कुल आ रहा है। तो एक और डेफिनेशन हमारे पास ये आ रही है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब जब बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन हमने देख ली, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर हम बात करें किसकी सर, अब बात करनी है हमें सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या ऐसा होगा सर, उसमें हमने कुछ मिला दिया होगा, दैट इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे अगर कुछ टेम्परेचर ये था तो इसका जो है नीचे ही ग्राफ रहेगा, क्योंकि यार हमने क्या मिला रखा है, हमने मिला रखा है कुछ ना कुछ सॉल्यूट, तो उससे वेपर प्रेशर कम आ जाएगा एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो अगेन इसको बनाने की करते हैं कुछ। अब ये कुछ यहाँ पे आके फ्रीज हो गया होगा। सर ये आपने यहाँ पे आके इसको पहली बात क्यों फ्रीज करा है इसको, क्योंकि क्या ये सर, ये आपने बताया अभी अभी ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा? ये सर फ्रीजिंग, उस फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होगा, अभी हमने यही बात करी है। तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, थोड़ी सी मुझसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, बट ध्यान से समझिएगा। ये जो पॉइंट है ये मेरे पास टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ, चलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ये मेरे पास। क्या ये कम है किससे, सॉल्वेंट से? यस सर, ये मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का था, इससे तो ये कम है। तो क्या डिप्रेशन आया? यस सर। तो कितना डिप्रेशन आया, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास है डेल्टा टी एफ के इक्वल, ये आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आ गया। अब ये लाइन आपको समझ में आई होगी, ये मैंने पीछे तक क्यों बनाई, ये इसीलिए बनाई है बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर ही हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है ये फ्रीज होना शुरू होगा। अब जैसे ये फ्रीज होगा तो फ्रीज होने के बाद ये प्योरली एकदम सॉलिड बन जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और चीज थी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे पास आती है उससे रिलेटेड इक्विलिब्रियम। जब भी मेरे पास कोई सॉल्वेंट होता है और उसको मैं फ्रीज कर रहा हूँ, तो क्या होता है सर, जब भी कोई सॉल्वेंट है अगर आप उसको फ्रीज करेंगे, जैसे ही वो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, क्या एट फ्रीजिंग पॉइंट जो भी लिक्विड होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा विद द सॉलिड? यस सर, ये बात तो आपने एकदम सही कही। जो भी जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, एट विच हमने देखा है कि जो हमारे पास जो भी सॉल्वेंट है वो इक्विलिब्रियम में होता है विद दी हमारे पास सॉलिड से, लिक्विड इज इन इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बताते हैं। तो अगर अभी हमने कोई भी वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड करा था, तो ये बात चल रही है बिफोर एडिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट, बिफोर एडिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने अभी वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं करा। तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम क्या हो रहा होगा सर, एट दिस पर्टिकुलर टाइम हमारे पास सॉल्वेंट होगा अकेला? यस सर, सॉल्वेंट होगा। तो अगर सॉल्वेंट अकेला होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट आएगा तो उस फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या देंगे कि सॉलिड जो है वो लिक्विड से क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और ये दोनों कौन है सर, ये दोनों के दोनों हमारे हैं सॉल्वेंट। सॉलिड भी सॉल्वेंट था हमारा, लिक्विड भी सॉल्वेंट होगा भाई। सॉलिड जो अभी क्या बात चल रही है, हमने एक बीकर लिया है, ये बीकर देखो भाई, इस बीकर में एक सॉल्यूशन एक लिक्विड है, लिक्विड मतलब एक सॉल्वेंट है। अब इसका टेम्परेचर जब हम कम करेंगे, मान लेते हैं इसका टीएफ आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, तो उस पे क्या होगा, इसके कुछ सॉलिड बनेंगे, इसी के कुछ लिक्विड बनेंगे। रेट ऑफ मेल्टिंग किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ उसके, दैट इज क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, फ्रीजिंग ऑफ, यहाँ जो लिखा था रेट ऑफ फ्रीजिंग हमारे पास इक्वल हो जाएगा अपने रेट ऑफ मेल्टिंग। क्या फ्रीजिंग हमारे पास मेल्टिंग के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उतने ही मेरे पास आइस मॉलिक्यूल बन रहे होंगे अगर ये वाटर है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सॉल्वेंट ही तो रहा ना, सॉल्वेंट चेंज थोड़ी हुआ, ऐसा थोड़ी कह सकता हूँ कि मैं लिक्विड में था तो वो सॉल्वेंट होगा, सॉलिड आते ही वो सॉल्यूट होगा, नहीं, क्योंकि मैं सॉल्वेंट की ही बात कर रहा हूँ। आप उसके एग्जाम्पल से समझ लीजिए, पानी के, पानी है, पानी को मैं बर्फ में कर रहा हूँ, क्या बर्फ में आके वो हमारा सॉल्यूट बन जाएगा? नो सर, वो सॉल्वेंट ही रहेगा। तो बस यही बात चल रही है, ठीक है सर, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब ऐड जैसे ही मैं कर दूंगा आफ्टर एडिंग सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्यूट कर रहे हैं, आफ्टर एडिंग सॉल्यूट क्या होगा सर, जैसे ही आपने सॉल्यूट ऐड करा तो क्या होगा सर, यहाँ पे आप देखेंगे वही हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का इस बार इक्विलिब्रियम आएगा। अच्छा, इस बार जो लिक्विड है क्या होगा, वो सर जो लिक्विड है ना हमारा वो लिक्विड सॉल्यूशन है। इस बार लिक्विड सॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा है, ये जो हमारे पास सॉल्वेंट था, इस अच्छे खासे प्योर जो सॉल्वेंट में
एक वॉलेटाइल सॉल्यूट कर दिया है ऐड। अब जैसे ही हमने वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो क्या होगा सर, वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है ये बन जाएगा सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन जो हमने जो सॉलिड है वो क्या होगा सर, जो सॉलिड है मान लेते हैं ये लिक्विड सॉल्यूशन है। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गया फ्रीज। जैसे ये लिक्विड सॉल्यूशन फ्रीज होगा तो क्या होगा सर, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सॉलिड में कन्वर्ट होगा वो कौन होगा मुझे बताइए। सर कहना क्या चाह रहा है, इस सॉल्यूशन में क्या चीज है, दो चीजें, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है वो नॉर्मली क्या होगा सर, जो सॉल्यूट है वो हमारे पास नॉर्मली वही होगा, दैट इज सॉलिड होगा कोई भी, और वो हमारे पास वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा। लिक्विड सॉल्यूशन था हमारे पास। अब लिक्विड सॉल्यूशन में यहाँ पे आप ग्राफ से अगर आप देखें, यहाँ पे ये लिक्विड सॉल्यूशन हो रहा है फ्रीज, ये लिक्विड सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, एकदम से यहाँ पे आके, सॉरी टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे आके एकदम से हो जाएगा फ्रीज। और यहाँ पे आते ये लाइन किसकी है सर, ये लाइन तो हमारी है सॉल्वेंट की। तो यहाँ पे जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ इसके नीचे अगर मुझसे कोई पूछे कि आफ्टर एडिशन ऑफ वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन कौन इक्विलिब्रियम में, तो क्या ये बात एकदम सही है कि मेरा जो लिक्विड सॉल्यूशन है और साथ में सॉलिड सॉल्वेंट ये आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ना कि सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्वेंट ही क्या होगा, सॉल्वेंट ही मेरा फ्रीज होगा, सॉल्वेंट का ही तो फ्रीजिंग पॉइंट काम कर रहे हैं ना, सॉल्यूट का तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट जो है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन से आपका इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं सीधा सा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सीधा सा वही हमारे पास डेल्टा एच और उस वाला कॉन्सेप्ट है। पहले आपको उसका फॉर्मूला तो बता दिया जाए, के एफ का आई थिंक फॉर्मूला नहीं बताया। सो एकदम सिमिलर हमारा फॉर्मूला है के एफ का भी। सो के एफ इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका सर, हमारे पास सॉल्वेंट का, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेल्टा एच फ्यूजन। सर डेल्टा एच फ्यूजन होती क्या है, डेल्टा एच वो क्या थी, दूसरी वाली डेल्टा एच क्या थी सर, वो हमारे पास सिंपल वही थी कि जो आपने बताया था डेल्टा एच हमारे पास एक तो लेटरेंट हीट वेपराइजेशन थी दैट इज एलवी, और डेल्टा एच वेपराइजेशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन थी कि हमारे पास एक मोल को अगर हमें वेपोरेट करना है तो कितनी हीट देंगे, और लेटरेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी हमारे पास कि अगर हमें 1 ग्राम को वो करना है वेपोरेट तो कितनी हीट देंगे। ठीक है सर, तो ये क्या होगा सर, यहाँ पे ये एकदम सिंपल ये होगा कि डेल्टा एच फ्यूजन जो होगी वो हमारे पास होगी कि अगर हमारे पास एक मोल लिक्विड है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एक एक मोल लिक्विड को कन्वर्ट करना है सॉलिड में, या फिर एक मोल लिक्विड को फ्रीज करना है, एक मोल लिक्विड को फ्रीज करना है, सेम आप जैसे वहां पे लिखी थी ना डेफिनेशन वही आप लिख दीजिएगा। एक मोल लिक्विड को अगर आपको फ्रीज करना है उसके लिए जो हीट चाहिए होगी उसको आप कह देंगे डेल्टा एच फ्यूजन। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कोई एल फ्यूजन क्या होती है सर, एल फ्यूजन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमारे पास होती है अगर हमें 1 ग्राम लिक्विड को करना हो फ्रीज, 1 ग्राम लिक्विड को करना हो फ्रीज, तो जितनी भी हीट आएगी उस हीट को हम कह देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सिंपली। तो ये हमारे पास फॉर्मूला सेम बन गया है और बहुत ज्यादा सिंपल ये अगेन फॉर्मूला। तो ये हमने इसकी भी बात कर ली जल्दी से। तो अभी तक हमने काफी सारी बात कर ली है, अब थोड़ा सी एप्लीकेशन क्विकली देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन होते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्ट इज यूज टू क्लीन स्नो ऑन द रोड्स। मतलब सर ये बात समझ में नहीं है, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे, कंट्री नहीं कोई स्टेट, मान लेते हैं शिमला की बात कर लेते हैं, वहां पे अच्छी खासी बर्फ पड़ती है। ये हमारे पास हिल स्टेशन एरिया है तो यहाँ पे हिल वगैरह होते ही है। अब यहाँ पे इसकी रोड है, अब जैसे ही स्नो पड़ती है तो क्या होता है सर, स्नो पड़ती है तो बर्फ आ जाती है रास्ते में, ये तो ऑब्वियस सी बात है, यस सर। तो स्नो जैसे ही होती है तो हमारे पास बर्फ आ जाती है रास्तों में। तो यहाँ पे सेम हुआ वही वही केस कि हमारे रास्ते में जो है स्नो आई हुई है। अब यहाँ पे स्नो को क्लीन करना होगा, यस सर, स्नो को क्लीन करना होगा ताकि गाड़ियां वगैरह चल पाए। तो अब क्या होगा, मान लेते हैं जो शिमला है उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, तभी तो बर्फ पड़ रही होगी क्योंकि जीरो से नीचे, तो यस सर। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वाटर है या फिर स्नो है वो किस टेम्परेचर पे बनी होगी सर, वो आप कह लीजिए वो हमारे पास उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस आप कह लीजिए। जो स्नो है, ये स्नो दिख रही है, मेल्टिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्नो, दोनों बातें सेम होंगी कि ये मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना शुरू करेगी, सॉरी मेल्ट होना शुरू करेगी। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बात सेम ही तो होंगी ना, कि जब आइस कब मेल्ट करती है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं कह रहा हूँ वाटर कब फ्रीज होता है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। बस वही बात है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होगा स्नो का, क्योंकि ये क्या है, आइस होती है। अब हमारा बाहर का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्नो है 0 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या करा, ऊपर से ऐड कर दी सॉल्ट। सर सॉल्ट क्या हो गया, NaCl और CaCl2 आपने ऐड कर दिया। सर इससे क्या होगा, सबसे पहले ये क्या है, ये हमारे पास है नॉन वॉलेटाइल, सॉरी
हाँ हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है हमारे पास। तो ये क्या करेगा सर, ये कर देगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, तो अगर पहले सॉरी हाँ, अगर पहले जो हमारे पास या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कह लीजिए या फिर मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस था, तो अब ये कब मेल्ट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कम होने लगेगा सर? अब ये जो है हमने थोड़ी सी स्नो डाली, मान लेते हैं अब ये एकदम से -3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। क्या इतने से काम बन जाएगा? नो सर, हमें -5 से और नीचे लाना है। तो अब मान लेते हैं -4 डिग्री, अब हमने और ऐड करा इसमें, और सॉल्ट ऐड करी और सॉल्ट ऐड करी, -4 पहुंचा, माइनस एकदम से -5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। जैसे ही -5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो क्या जो बाहर का टेम्परेचर है और स्नो का टेम्परेचर होगा मेल्ट होने का, वो मैच होगी? यस। अब जैसे ही थोड़ी सी और ऐड करेंगे और हमारा टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सर ये क्या पहुंच रहा है -6 डिग्री सेल्सियस, ये तो बताइए। अब स्नो है, स्नो के डिप्रेशन लाना है हमें फ्रीजिंग पॉइंट में, स्नो का मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए या फिर जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कह लीजिए, वो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम करना है, हमें ये करना है कि ये जो है -5 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज ना हो वाटर, हो तो हमारे पास -6 डिग्री सेल्सियस -7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, लेकिन -5 में ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन लाएंगे। वो कैसे? ऐड करके बाय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, -3 तक पहुंचेंगे, -4 तक पहुंचेंगे, और ज्यादा वेट ऐड करेंगे, तो हम जैसे ही -6 डिग्री सेल्सियस तक आएंगे, तो बाहर का टेम्परेचर तो -5 है, लेकिन इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी की सारी हमारी मेल्ट हो जाएगी। क्या? ये जितनी भी स्नो है ये हो जाएगी मेल्ट। और जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, मतलब पानी पानी में हो जाएगी, और यहाँ पे जो है अब गाड़ियां वगैरह इजीली चल सकती हैं। तो क्या कर रही हैं ये दोनों सॉल्ट्स? ये हमारे पास कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कह लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कह लीजिए, दोनों बातें एकदम सेम है। तो ये बात आपको क्लियर होगी, बेसिक सी एप्लीकेशन। दूसरा आता है एंटी फ्रीज लिक्विड, दैट इज ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH2OH 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 CH2OH। अभी क्या होता है, कार रेडिएटर्स में यूज होता है ताकि जो वाटर हो कार रेडिएटर्स में फ्रीज ना हो। शायद जिन लोगों के बारे कार वगैरह होगी उन्हें पता होगा कि उसमें रेडिएटर होता है। अगर वो उसको स्टार्ट करते हैं जब ठंड के मौसम में, तो जनरली कार स्टार्ट नहीं होती। तो वो स्टार्ट इसीलिए नहीं होती क्योंकि जो भी कार रेडिएटर्स में वाटर होता है वो हो जाता है फ्रीज ठंडक में ज्यादा। अगर कोई हमारे पास हिल स्टेशन वगैरह है, उसमें कोई कार है, और वहां तो जनरली पहुंच जाता है 0 से कम, तो यहाँ पे जो वाटर होगा, इसमें कुछ रेडिएटर में हमारे पास वाटर होता है, वो फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आते ही। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, अपने पास से बाहर से एडिशन करके रखते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, CH ग्लाइकोल लिख देता हूँ डायरेक्ट। क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले मेल्ट हो फ्रीज हो रहा था, अब वो हो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है -10 -8, जितना भी डिपेंड करेगा हमारे हिल स्टेशन के टेम्परेचर। तो मान लेते हैं अब ये -10 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अगर यहाँ पे ये जो एरिया है हमारा, ये कोई हिल स्टेशन का एरिया है, यहाँ पे जो है ये हमारा हिल स्टेशन एरिया है, यहाँ पे मान लेते हैं जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास -5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या यहाँ पे जो इथली ये रेडिएटर में वाटर है, क्या ये फ्रीज हो जाएगा? नो सर, नहीं होगा। कब होगा ये फ्रीज? -10 डिग्री सेल्सियस हो। कैसे हुआ ऐसा? नॉर्मली तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही हमने इथिलीन ग्लाइकोल डाला, तो यहाँ पे डिप्रेशन किस में आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट में आ गया। और जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया, तो इतना डिप्रेशन हम ले आए कि हिल स्टेशन के टेम्परेचर से और भी ज्यादा कम पे अब हमारा फ्रीज होगा। तो इसी वजह से हमारी कार्स वगैरह इजीली चल सकती है। तो ये हमारा कंसेप्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। अब एक चीज आती है रास्ट मेथड, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि रास्ट मेथड होता क्या है। कुछ नहीं होता, बस मैं इसको बहुत जल्दी से समझा देता हूँ। इसमें हम एक सॉल्वेंट अपने पास से लेते हैं, या फिर सॉल्वेंट लेते हैं कैम्फर। कैम्फर एक सॉल्वेंट होता है, वो हम लेते हैं। सर कैम्फर क्यों लेते हैं? क्योंकि उसकी केएफ की वैल्यू होती है हाई। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं वाटर का केएफ 1.52 के आसपास अभी हम देखेंगे, वैसे ही इसका केएफ होता है काफी हाई। उसकी वैल्यू अराउंड 40 किलो केल्विन पर मोल के आसपास होती है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, अगर हमें डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। केएफ किसका होता है सर? ये सॉल्वेंट का होता है। सबको पता है बात, यस हमें पता है। तो केएफ की वैल्यू मान लेते हैं अगर अच्छी खासी है, 40 कुछ है। मोलैलिटी अगर पॉइंट में भी आई 0.001 मोल, तो हम इससे मल्टीप्लाई करके आराम से डेल्टा टीएफ की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी पता होगा, तो हम उससे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। बट वहीं अगर मैं बात करूं मुझे वाटर का लेना हो, तो मैं अगर वाटर की लगाऊंगा तो मुझे 1.52
इंटू 0.001 कुछ करूंगा तो आंसर मेरे पास 0.1523 कुछ ऐसा आएगा। तो आंसर मेरा बहुत ही छोटा आएगा। तो आंसर जो है जब कंपेरेबल है अच्छा खासा मैं उसको कैलकुलेट कर सकूं, इसी वजह से हम यूज करते हैं अपने कैम्फर को, ताकि हमारे पास आंसर जो है वो बड़ा है। फिर हम डेल्टा टीएफ में जो भी वैल्यू होगी हमारे पास इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मान लेते हैं हमारे पास ऐसे ही लेट कर लेता हूँ मैं इसका 40, अगर मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट है तो 40 से कुछ माइनस इधर उधर करके हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वाटर का होता है, यहाँ जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो से और ज्यादा प्रॉब्लम और मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेट करने में फ्रीजिंग। तो यहाँ पे इसीलिए बस यूज करते हैं क्योंकि इसकी केएफ की वैल्यू होती है हाई, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज अब बढ़ते हैं, शायद अब क्वेश्चन की बारी आ गई, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें सबसे पहले दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ की वैल्यू दे रखी है, मोलैलिटी मुझे दे रखी है। क्या बताना है सर? फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, किसका? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताना है। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू 5.12 इंटू 0.078 है। क्या मैं इसको लेट कर लूं 0.80? यस सर आप कर सकते हैं 0.80। तो अब 5 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 के आसपास आएगा आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, दो लगा दिए नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर दो लगा दिए, दो लग गए, तो अब मैं इसको मार रहा हूँ 500। अब 8 इंटू 5 आ जाएगा 4, 40, और ये 2 जीरो, और नीचे है मेरे पास 4 जीरो। तो यहाँ पे ये कैंसिल और यहाँ पे 0.4, तो मेरे पास 0.4 केल्विन। अब आप कहेंगे यहाँ पर मैंने ये मतलब कैसे करा है? तो सिंपली यहाँ पे 5.12 था और 0.78 था, मैंने इसकी वैल्यू कर दी कम और इसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपनी मैंने, ताकि मुझे थोड़ी सहूलियत हो, इसी वजह से मैंने एक की वैल्यू बढ़ाई दूसरे की घटाई, ताकि मैं आंसर तक पहुंचाऊं। और आंसर यस यही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। नीट 2020 में बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है नीट में आते हैं, वैसे ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इफ द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल। अच्छा, पहले एक सॉल्यूशन था, उसकी मोलैलिटी थी एम, फर्स्ट पहले थी M1 इज, अब उसको और डाइल्यूट और उसकी मोलैलिटी कर दी डबल। हमें बताना है के एफ की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कहेंगे, अच्छा डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मोलैलिटी के। यस सर। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो लोग कहेंगे सर ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन का, और डेल्टा टी एफ सेकंड सॉल्यूशन का भी मेरे पास हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ M1 यहाँ M2 क्या करेंगे, यहाँ के एफ वन लिख देंगे, यहाँ के एफ टू लिख देंगे। के एफ वन की वैल्यू के एफ वन इंटू M1 आ जाएगा M इज इक्वल टू के एफ टू इंटू 2M। तो यहाँ पे कहेंगे सर इससे ये कैंसिल हो गया, जो के एफ की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी हाफ, तो के एफ टू की वैल्यू आ जाएगी उन लोगों की के एफ वन डिवाइड बाई 2। बहुत सिंपली, और वो आंसर करके बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ जाएंगे कि ये हाफ हो गई। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? केएफ किस पे डिपेंड करता है सर? सॉल्वेंट पे। क्या सॉल्वेंट चेंज हुआ है? नो सर। क्या करा है? उस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है उसको कर दिया है डबल। अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी डबल करिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? हमारे फ्रीजिंग पॉइंट पर इफेक्ट पड़ेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा डबल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम डालेंगे उतनी ज्यादा हमारी डिप्रेशन आएगी फ्रीजिंग पॉइंट में। तो यहाँ पे मोलर डिप्रेशर कांस्टेंट जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पर, या फिर उसकी कुछ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कुछ फ्यूजन आपने चेंज कर दिया, कुछ भी आपने करा, तभी जाके कोई ना कोई चेंज आएगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आएगा। नीट 2017 में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दे रखा है एक सॉल्यूशन है यूरिया का, ठीक है, इतने टेम्परेचर पर बॉइल्स होता है, ठीक है, के एफ की वैल्यू दे रखी है, के पी की वैल्यू दे रखी है, देन द अबव सॉल्यूशन। अच्छा, देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक सॉल्यूशन है यूरिया का, उसमें मोलर मास दे रखा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, दैट इज टीबी, या फिर टीएस लिख लेते हैं। क्या डिप्रेशन निकाल सकता हूँ? इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि वाटर की बात हो रही है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू इसको माइनस करके आएगी, दैट इज 0.18। क्या निकालना है सर? डेल्टा टीएफ से हमें बेसिकली निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ठीक है, निकाल लेंगे, तो डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं, फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी निकल जाएगा। के एफ दे रखा है, के वो के भी दे रखा है। तो यहाँ पर क्या बात हुई सर? यहाँ पे एक सॉल्यूशन है यूरिया का, वही सॉल्यूशन हमारे पास बॉयल इतने पे हो रहा है, और वही सॉल्यूशन हमारे पास फ्रीज, उसी का हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो क्या हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सेम है? यस सर है। तो क्या मोलैलिटी मेरी सेम है? यस सर सेम है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स इतने डिग्री पर बॉइल्स हो जाता है भाई, वो कह रहे हैं। अब हमें बताना है उसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो मोलैलिटी तो सेम रहेगी ना। यस सर आपने बिल्कुल सही कहा। तो डेल्टा टीबी जो है दैट इज 0.18 किसके इक्वल होगा सर? वो इक्वल होगा के बी, क्या है हमारा सर? 0.52 है। क्या ये ऑर्डर में थोड़ा गलत तो नहीं हो गया? नहीं सर नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ठीक है। तो आपको हो सकता है देखना है, तो के भी इतना दे रखा है इंटू मोलैलिटी सेम। अब क्या है सर? नीचे आ जाएगा आपका के एफ डेल्टा टी एफ, जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल टू
1.86 दे रखा है, ठीक है, इंटू के एफ, सॉरी इंटू मोलैलिटी। क्या करते हैं सर, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, इसको इससे कर देते हैं डिवाइड, मोलैलिटी से हो जाएगी मोलैलिटी कैंसिल, और जो बचेगी इक्वेशन वो कुछ इस तरीके से बचेगी कि डेल्टा टी एफ मेरा इक्वल आएगा 0.18 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाय 0.52। सो 0.52 को मैं हाफ ले लेता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ। तो जैसे ही मैं 0.52 को ऊपर भेजूंगा तो ये होगा 1.86 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये आ जाएगा आपका 3.7। 3.7 को मैं 0.2 से करूंगा, 3.7 को अगर मैं 0.2 से करूंगा, यहाँ पे मैं देखिए अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, तो डिवाइड मुझे कर देता हूँ सीधा 5 से। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 0.65 के आसपास। तो 0.65 के आसपास मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू मेरे पास आई, कैसे करा है सर एक बार समझा दीजिए। तो मैं 0.5 था, इसको मैंने कर लिया कि ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ये सर, तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे 1.86 से, तो मेरे पास 3.7 आया अप्रोक्सीमेटली। अब 0.18 को मैंने मान लिया कि ये मेरे पास 0.2 होगा, और 0.2 किसके इक्वल होता है, ये मेरे पास 1/5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो बचा मेरे पास वो ये बचा 1.86 इंटू 2 दैट इज 3.7 डिवाइड बाय 5, तो मेरे पास आंसर 0 पॉइंट उसके पास आ रहा है। तो काफी लोग खुशी खुशी कहेंगे डेल्टा टेप आ गया मेरे पास 0.654, ऑप्शन करेंगे टिक, आगे बढ़ जाएंगे। एम्स 2012 से चकमा खा जाएंगे। सर क्यों, क्या चकमा है इसमें, आंसर आ तो गया एकदम सही। क्या पूछा है उसने, सर उसने पूछा है कब फ्रीज होगा। क्या उसने डिप्रेशन पूछा है, नो सर डिप्रेशन तो नहीं पूछा। उसने पूछा है बताओ कब ये सॉल्यूशन होगा फ्रीज। तो यहाँ पे हमें लगाना होगा जो टी डेल्टा टी एफ है वो किसके इक्वल होता है, सर वो इक्वल होता है टी नॉट माइनस टी एफ दैट इज टी एस के सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे टी एफ कितना है सर, यहाँ पे 0.644 इज इक्वल्स टू, ये क्या है सर, ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बिकॉज किसकी बात हो रही है, वाटर की, तो वाटर के लिए जीरो होगा, माइनस टी एस हमें निकालना है। तो जो टी एस है दैट इज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, वो आ जाएगा 0.654 डिग्री सेल्सियस। नाउ द आंसर इज, ये नहीं होगा, इसको मैं कर देता हूँ रेड से कट। सो आंसर हमारे पास जो होगा करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और ऐसे चकमा बिल्कुल भी मत खाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। प्योर बेंजीन है हमारे पास, उसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। अच्छा तो बेंजीन का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टी नॉट दे रखा है मुझे, मुझे यहाँ पे टी एस दे रखा है, मुझे मोलैलिटी दे रखी है, के एफ की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, कोई मतलब हो रही है। इन दोनों को माइनस करके फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, डिप्रेशन इंटू मोलैलिटी, और वो करिएगा आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक ये क्वेश्चन दैट इज एक 59% सोल्यूशन बाय मास है। अच्छा मतलब ठीक है, किसका है सर, यहाँ पे हमें दे रखा है 59% सोल्यूशन बाय मास केन शुगर है। केन शुगर क्या होती है, वही हमारे पास C6H12O6 होती है हमारे पास, जो हमारी घर की चीनी होती है, सॉरी C12H22O11 होता है इसका फॉर्मूला, और इसका मॉलिक्यूलर मास 6 ये होता है। क्या कर रखा है, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट इसका इतना है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हमें दे रखा है, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सोल्यूशन, सर ये मतलब क्या कह रहा है, समझाएंगे जरा। एक सोल्यूशन है 59% केन शुगर का, बाय मास है तो मतलब 59 ग्राम किसमें, ऑफ 59 ग्राम ऑफ केन शुगर किसमें प्रेजेंट है, 59 ग्राम ऑफ केन शुगर है किसमें प्रेजेंट है सर, वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, यस सर सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 100 में से, इसको जैसे ही माइनस करेंगे आप, तो मेरा तो सर 41 ग्राम आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, तो हमें टी एस या फिर टी एस एफ लिख देता हूँ। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 271 केल्विन। मुझे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बता रखा है इन्होंने, ठीक है भाई अच्छी बात है, इन्होंने बता दिया। अब इन्होंने पूछा है जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 5% सोल्यूशन वाइवर। अच्छा इन्होंने बताया कि एक सोल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का, वो है 5%, इसका मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। और उसमें जो है फिर 95 ग्राम आ जाएगा आपका सॉल्वेंट, ठीक है। अब आपको इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, ठीक है सर बता तो देंगे, लेकिन कैसे क्या अप्रोच करना है ये समझ नहीं आया। क्या यहाँ पे डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है, सर यहाँ पे डेल्टा टीएफ की वैल्यू तो हमें दे रखी है, ठीक है सर। क्या क्या नहीं गिवन है उस पर बात कर रहे हैं सर, डेल्टा टीएफ दे रखा है यहाँ पे हमें गिवन वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, हमें सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास सॉल्यूशन का, बल्कि हमें सॉल्वेंट दे रखा है। तो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, वो है के एफ। क्या के एफ सिर्फ यही मिसिंग है या फिर दोनों में मिसिंग है, सर के एफ हमें दोनों में मिसिंग है। तो के एफ की ही वजह से हमें दे रखा है ये सारा डाटा, ताकि हम यहाँ से के एफ निकालें, अगले वाले क्वेश्चन में करते हैं पुट। तो के एफ की ही वजह से ये चीज हमें निकाले, तो करते हैं इसमें। अगर मैं डेल्टा टी एफ लाऊं तो डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे ये है 2.15 आ जाएगा इसका डेल्टा टी एफ। तो 2.15 आ गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलैलिटी आ जाएगी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 41 सॉल्वेंट है, ठीक है।
इसकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, डेल्टा टी एफ दूसरे का, वही हमें निकालना है। किसके इक्वल होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होगी सर, मोलैलिटी होगी गिवन वेट दैट इज 5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का होता है 180 इंटू सॉल्वेंट का 95 इंटू कर दीजिए 100। क्या दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। तो के एफ से के एफ हमारा सिंपली कैंसिल हो जाएगा, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2.15 डिवाइड बाय, मैं इसको x लिख देता हूँ अभी के लिए, इसको मैं मान रहा हूँ इज इक्वल 2.15 यहाँ से लिया तो 59 डिवाइडेड बाय 342 इंटू यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट 41। ठीक है, अब यहाँ पे x यहाँ पे ये आ गया, तो x के एफ से के एफ यहाँ भी कैंसिल है, इंटू 5 और यहाँ पे इंटू 180 इंटू 95 आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप प्लीज कर लिएगा, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, एम्स में थोड़ा सा ऐसे ही कैलकुलेशन को रख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन जाएगी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप उस x की वैल्यू को ये ध्यान रखिएगा कि आपको 273 पॉइंट उससे माइनस जरूर करना है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ना कि खाली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ आएगा, फिर आप डेल्टा एक्स इसकी में जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे टी नॉट माइनस टी एस रखेंगे, तब आपका आंसर आएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है, इसको हमें समझना होगा टाइम देके, तो इसको करते हैं समझने की कोशिश। तो अब देखते हैं एक थोड़ा सा नए कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेटेड आउट ऑन अ कूलिंग ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे गिवन है 50 ग्राम। यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है आपको बता रखा है, एक और बार बता देते हैं, CH2OH हमारे पास होता है इथिलीन ग्लाइकोल। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे तो आई गेस आएगा 62 ग्राम। ठीक है, और क्या क्या चीजें गिवन है, KF गिवन है हमें वाटर के लिए, ठीक है जी 1.86। ये गिवन है, ये गिवन है, हमें बताना है कितनी आइस। और अच्छा, डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 9.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, तो डेल्टा TF इजिकल्स टू KF इंटू मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें आइस निकालनी है, ये कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। सो डेल्टा TF इजिकल्स टू मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए मैं लिखूंगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, देन आई विल राइट, क्या लिखूंगा, हाँ इनटू 1000। अब डिवाइड बाय मुझे मास ऑफ वो लिखना है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं 1.8 लूंगा। अब यहाँ पे अगर आपने मास देखा कि यहाँ पे वाटर जो है 200 ग्राम गिवन है, ठीक है। अब 200 ग्राम की जगह आपने सोचा चलिए 200 यहाँ रख देते हैं, तो फिर निकालेंगे क्या, मतलब आप बैठे हुए सोच रहे हैं भाई निकालना क्या है, यहाँ पे क्या रखें, अगर 200 रख दिया फिर मतलब होगा क्या। फिर क्या, ये वो वाले क्वेश्चन थोड़ी जो मैथ्स में होते थे कि LHS इक्वल टू RHS चेक करो, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो निकालना है, यहाँ अमाउंट ऑफ आइस निकालनी है। अब वो कैसे निकालें उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास एक बीकर था, उस बीकर में हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर वाटर है कुछ, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर को, ये वाटर है। अब वाटर के साथ साथ कुछ आइस बन गई है, यहाँ पे जो है मैं आइस को ग्रीन से नीचे शो कर रहा हूँ, ये आइस बन गई है। पहले वाटर कितना था, 200 ग्राम वाटर था इनिशियली जो हमने वाटर लिया था। अब जब इथिलीन ग्लाइकोल डाला होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 9.3 डिग्री सेल्सियस आ गया होगा। अब 9.3 डिग्री सेल्सियस जो आया है, मतलब वो टेम्परेचर बहुत कम हो गया है। जो हमारे पास 9.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है। सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, हाँ तो माइनस लिख देते हैं, क्योंकि इससे -9.डिग्री मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। डिप्रेशन भी आ गया होगा, कुछ ना कुछ जो डिप्रेशन आना होगा उसके हिसाब से आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, कुछ वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गया होगा, और कुछ वाटर, थोड़ा सा वाटर होगा। अब ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर होता है, आपने एक बहुत सादा पानी ले रखा है, तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस होते ही पूरा पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, नो सर ऐसा नहीं होता। पहले आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो मतलब पहले तो इक्विलिब्रियम आता है, अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स बोले तो इक्विलिब्रियम आता है। रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग के बराबर आए थे, सॉरी रेट ऑफ फ्रीजिंग और रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे -1 डिग्री सेल्सियस होगा तो थोड़ा सा पानी आइस में कन्वर्ट होगा, फिर -2 होगा तो और ज्यादा होगा, तो ऐसे ऐसे इंक्रीज होता रहता है। थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर ऐसे ही -4 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं पूरी हमारा जो है वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ये ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हमारी जो पूरी आइस है वो नहीं बनी अभी, थोड़ा सा वाटर है, थोड़ी सी हमारे पास आइस है, तो ये है हमारे पास इस टेम्परेचर की सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब कुछ आइस बन गई, मान लेता हूँ मैं कितनी बनी आइस को, मान लेते हैं x ग्राम आइस बन गई। टोटल वाटर कितना था सर, टोटल वाटर था यहाँ 200 ग्राम, तो बचा वाटर कितना बचा है, 200 माइनस एक्स ग्राम। हमारे पास यहाँ पर वाटर बचा हुआ है, तो अगर 200 माइनस एक्स ग्राम वाटर बचा हुआ है तो इसका मतलब क्या है,
तो यहाँ पे हम जो मोलैलिटी लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, उसमें लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या जो आइस बन गई है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगी? नो सर, वो तो क्यों बिहेव करेगी, तो सॉल्वेंट की तरह सिर्फ और सिर्फ यही बिहेव करेगा, तो ये यही हमारा होगा सॉल्वेंट। तो इसी को हमें यूज करना है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो आ जाएगा 200 माइनस एक्स, ये हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इसी से हमारा जो है वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ी बहुत कैंसिलेशन अगर देखना चाहें तो ये 31 हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, जीरो से जीरो नहीं, फिलहाल तो नहीं जाएगा, तो 31 ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं पहले यहाँ से एक जीरो हटा दूँ और इसको पॉइंट आगे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 18.6 हो गया। ओके, जैसे ये 18.6 हो जाएगा तो यहाँ पे मैं इसको कट कर सकता हूँ, जो मैंने 32 करा ये 9.3। ओके, तो 9.3 हो गया। अभी 9.3 से डायरेक्ट 9.3 जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये 9.3 जा रहा है। ओके, नाउ व्हाट आई विल हैव इज, तो मैं यहाँ पे 200 माइनस एक्स को उधर ले जाता हूँ और बाकी बचा कुछ इधर रख देता हूँ। तो जो 200 माइनस एक्स है मेरा, वो मेरे पास इक्वल आ रहा है 5000/31। इसको अब कैलकुलेट, अगर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 161.3 ग्राम। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स मेरे पास आ जाएगा फाइनली 200 माइनस 161.3 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 38.7 ग्राम। तो यही मेरे पास आ जाएगा फाइनल आंसर, 38.7 ग्राम। मेरे पास क्या होगा, ये आइस है कन्वर्ट हो गई, एक्स क्या है, आइस थी। 200 माइनस एक्स क्या था, मेरे पास सॉल्वेंट बचा हुआ था, तो मेरे पास 161 पॉइंट, ये तो मेरे पास इतना पानी होगा। और 200 में से मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास पता लग जाएगा इतनी आइस बन चुकी है, अभी और बनेगी। थोड़ा सा 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो थोड़ी और आइस बनेगी, 11 डिग्री सेल्सियस होगा फिर और आइस बनेगी, तो एंड सो ऑन चलता रहेगा। सिमिलरली यही इसी पर बेसिक जेई मीन्स 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन है, उसमें अगेन इथिलीन ग्लाइकोल है 62 ग्राम, ठीक है। इतना हमें वाटर दे रखा है, दैट इज 250 ग्राम वाटर हमें दिया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये हमने -10 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर दिया, के एफ हमें दे रखा है। अब हमें बताना है कितनी आइस सेपरेट हो गई ऐसा वाटर। तो सिमिलर कंसेप्ट लगाना है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू 10 दे रखी है, के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू गिवन वेट 62, मोलिकुलर वेट भी 62, और नीचे क्या लिखूं, और यहाँ पे आप लिखेंगे जो चीज 10 और यहाँ तो 1000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, यहाँ पर हमारे पास सिंपली वो आ जाएगा जो हमें निकालना है, दैट इज वाटर कितना है 250 ग्राम, आइस कितनी होगी 250 माइनस एक्स जो है, एक्स जो है हमारी आइस की वैल्यू, कोई सेम वही कंसेप्ट लगाए जैसे यहाँ पर कुछ वाटर जो है वो हमारे पास, ये आइस एक्स ग्राम है और जितना वाटर है उसमें से एक्स माइनस कर दूंगा तो मेरे पास उतना सॉल्वेंट बचा होगा, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ लगा। तो यहाँ पे इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, इसको जीरो से जीरो गया, यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो, तो अल्टीमेटली जो आ रहा है वो ये आ रहा है 250 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 186। सो माई एक्स विल बी इक्वल टू 64। तो ये मेरे पास आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है 64। सो लेट्स हैव अ लुक, हमारे पास ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी माय आंसर। तो ये हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट कुछ है हमारे पास, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दे रखा है C6H, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, तो प्योर फॉर्म है हमारे पास, इसका दे रखा है 5.5 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट विच अ सोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ C4H10, अच्छा पहले बेंजीन अकेला था, ये C6H6 बेंजीन अकेला था, अब उसमें हमने ऐड कर दिया है ब्यूटेन, तो किस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा वो निकालना है। तो सिंपली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी दी हुई है तो अच्छा मास दिया हुआ है, तो गिवन वेट दैट इज 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, तो C4H10 है, 4 कार्बन मतलब 48 प्लस 10 तो 58 हो जाएगा इसका। तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं 1000, नीचे लिख दिया 200, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5.14। तो आप डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे तो सिमिलरली आप फ्रीजिंग पॉइंट भी फिर उसी 5.5 में से माइनस कर दिएगा। अब यहाँ पे जब आप डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे तो डेल्टा टी एफ किसकी इक्वल होता है सर, डेल्टा टी एफ हमारे पास जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होता है उसमें से माइनस होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमारे पास ये है दैट इज सॉल्वेंट माइनस हमें सॉल्यूशन करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन आया होगा।
सो बस ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर बता दिएगा। यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छे क्वेश्चन भी एंड में डिस्कस कर लिया, आइस एंड ऑल वाले, तो वो भी काफी ज्यादा काम के हमारे क्वेश्चन रहते हैं, जो कितनी आइस बनी कितनी नहीं बनी। देन उससे पहले भी अच्छे और भी अलग अलग कंसेप्ट भी डिस्कस हो गए हैं। दो आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली। अब एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है जिसका नाम है ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर वाली प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद वी विल हैव बैंड हॉफ फैक्टर वाला, फिर उसके बाद कंप्लीट है क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो यही हमारे पास है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर में जरूर मजा आया होगा और आपने पूरा लेक्चर देखा होगा, क्वेश्चंस आपसे हो रहे होंगे, जो नहीं हुए होंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।